आज हम मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत के साथ जिन्होंने तकरीबन 28-29 सालों से, चाहे फ़िल्मों की बात करें या टेलीविज़न सीरियल्स की बात करें, अपना एक अलग मकाम बनाया है, एक अलग पहचान बनाई है और उनके काम को हमने हमेशा सराहा है और वो हैं शाहनवाज़ प्रधान साहब। तो आपका इस्तकबाल है सर। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। मिर्ज़ापुर जो बहुत हिट रही है वेब सीरीज़, उसमें आपको नज़र आए होंगे। इसके अलावा बेशुमार फ़िल्में की हैं शाहनवाज़ साहब ने। और अगर कुछ पुराने लोग हैं, 90s के कुछ लोग हैं अगर, तो आपको याद होगा सिंदबाद में एक बेहतरीन किरदार अदा किया था शाहनवाज़ साहब ने, जो लीड एक्टर का रोल था सिंदबाद का, और उससे ये बहुत पॉपुलर हुए थे, बहुत मशहूर हुए थे। इसके अलावा भी उन्होंने श्री कृष्णा में और अलिफ लैला, अली बाबा 40 चोर जैसे कुछ ऐसे मशहूर सीरियल्स किए थे जिससे एक पहचान मिली शाहनवाज़ साहब को। एक्टिंग का शौक़ आपको कैसे पैदा हुआ, कहाँ से शुरुआत हुई, सफ़र का आगाज़ कैसे हुआ? जी, मेरी पैदाइश है साहब उड़ीसा की। राज खरियार एक जगह है जो नुआपड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, उड़ीसा की। पैदाइश वहाँ हुई, पुश्तैनी मकान, खेत वगैरह वहाँ थे। फिर कुछ 7 साल की उम्र में, जब मैं 7 साल का हुआ जी। 6 दिसंबर 1963 को मैं पैदा हुआ और 71 में हम लोग आ गए थे रायपुर, जो नज़दीकी शहर था। वालिद साहब की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तो इलाज के लिए डॉक्टरों ने कहा कि लगातार आपको। फिर बाकी की पढ़ाई लिखाई जो है वो रायपुर में हुई, जो उस वक्त एमपी का हिस्सा था और आज छत्तीसगढ़ की राजधानी है। जी। एक्टिंग की शुरुआत जो है वो एक कह लीजिए कि धकेला गया मुझे स्टेज पर। हुआ यूँ कि हम 7वीं में थे, उस वक्त पढ़ रहे थे। तब क्लास, हर स्कूल के हर क्लास में कुछ न कुछ आइटम जो सालाना जलसा होता है उसमें करना होता है। तो हमारी क्लास से एक नाटक तैयार किया गया, फिर लड़ेंगे। जी। वो हिंदू मुस्लिम यकजहती पर था वो, और एक हिंदू किरदार, एक मुस्लिम किरदार है, और उन दोनों को लड़ाकर फ़ायदा उठाने वाला एक किरदार है जिसे शैतान की शक्ल में, मतलब उसको वो किया। अब मैं क्लास में सबसे मोटा था, आज भी आप देख रहे होंगे माशाल्लाह जी। तो उन्होंने कहा कि ये बनेगा वो शैतान, तो ज़बरदस्ती मुझे, मतलब मास्टर साहब ने बना दिया। आनंद वर्मा साहब मेरे गुरु, वो अब नहीं है इस दुनिया में, तो आज उनकी वजह से मैं ये रोज़ी रोटी कमा रहा हूँ जी। तो खैर, वो शुरुआत हुई इस तरह और वो नाटक हमने किया। उसके बाद वो शौक़ लग गया और फिर शहर में बहुत सारी जो हमारे उस वक्त कल्चरल, मतलब वो बहुत से ग्रुप्स थे जो ड्रामा वगैरह करते थे, उनके साथ फिर जुड़ गया मैं। और यूँ करते करते 1984 में मशहूर हस्ती मरहूम हबीब तनवीर साहब जी, वो रायपुर आए और हमारे जो रविशंकर यूनिवर्सिटी है वहाँ विज़िटिंग प्रोफेसर बनकर आए, और 1 साल के लिए उनका वो वक्फ़ा था। और वहाँ पे उन्होंने सारे जो शहर के कलाकार थे उनको जोड़ा और एक प्ले तैयार करवाया। मेरी वहाँ से उनसे वाक़फ़ियत हुई, उनके साथ जुड़ा, और उस प्ले के ख़त्म होते होते तक उन्होंने मुझे ऑफ़र किया कि आप चाहें तो। इसी दरमियान मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया था, तो मेरे पास कुछ करने को था नहीं, मतलब मैं नौकरी या उस तरह के उस ज़हनियत में था नहीं मैं करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि अगर आप चाहें तो प्रोफेशनली हमारे साथ ग्रुप में जुड़ जाएं। उनका बड़ा मशहूर ग्रुप था, है अब भी, जो उनकी बेटी चलाती हैं, नया थिएटर जी। और उस वक्त उनका जो बेस था वो दिल्ली में था, जेएनयू के सामने बेरसराय इलाका है वहाँ पर। तो मैं उनके साथ जुड़ गया 84 से, और 84 से 89 तक प्रोफेशनल थिएटर मैंने किया, उनसे सीखा काफ़ी कुछ। उसके उनके सारे जो मशहूर नाटक हैं, चरणदास चोर, मिट्टी की गाड़ी, लाला शोहरत राय, हिरमा की अमर कहानी, ये सब करते करते पूरा हिंदुस्तान घूमा, देखा नज़दीक से, और ज़िंदगी को नज़दीक से जानने का मौका मिला उस तरह जी। तो मतलब बहुत कम उम्र से ही आपकी ऐसी शुरुआत हो चुकी थी? हाँ बिल्कुल। वालिद साहब के इंतकाल के बाद दरअसल थोड़ा सा सन्नाटा था ज़िंदगी में। बहुत छोटा सा परिवार है, वालिदा थी, मतलब वो भी गुज़र गई हैं यहाँ आने के बाद जी। और मैं इकलौती संतान अपने माँ बाप की, तो कुछ करने को था नहीं, और कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा समझ लीजिए कि कोई पूंजी वालिद साहब ने नहीं छोड़ी थी। कुछ खेत थे उड़ीसा में, जो पुश्तैनी जगह थी वहाँ, लेकिन अब वहाँ जाना मतलब फिर, मतलब समंदर से तालाब की तरफ लौटने वाली बात थी। तो हमने कहा कि चलिए यही करते हैं, शौक़ को पेशा बना लिया हमने जी। और वो करते करते काफ़ी अर्सा, करीब 5 साल मैं उनके साथ रहा, हबीब साहब के साथ। और फिर
जब एहसास हुआ कि नहीं, थिएटर से मतलब आदमी अपनी ज़िंदगी तो चला सकता है लेकिन परिवार चलाना ज़रा मुश्किल होता है, क्योंकि वो उतना अर्निंग उस तरह की नहीं होती है, आमदनी उस तरह की नहीं होती है। तनख्वाह मिलती थी हमें लेकिन उतनी नहीं। तो फिर यहाँ हमारी मुंबई में हमारी खाला जान यहाँ रहती थीं, वो भी अभी मरहूम हो गई। तो वो उनके पास यहाँ रहने का ठिकाना था, तो उन्होंने वालिदा से हमने इजाज़त ली। उन्होंने कहा देख लो बेटा, अगर वो कहती हैं तो चले जाओ। हमने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा आ जाओ बेटा। और हम फिर 90 के एंड में 91 की शुरुआत में यहाँ आ गए और फिल्मों और टेलीविज़न में काम शुरू। जी, तो जब मुंबई का सफ़र आपने तय किया तो आज भी हज़ारों लोग सपने लेके आते हैं मुंबई में। ख़ास तौर पर अगर फ़िल्मी दुनिया की बात करें तो कुछ बनने के लिए आते हैं और कुछ कामयाब हो जाते हैं, कुछ नाकाम हो जाते हैं, कुछ थक हार के वापस चले जाते हैं घर पर। आप जब मुंबई आए तो कितना जोश था, कितना जज्बा था, या कितना ख़ुद पर एतमाद था कि मैं जब जा रहा हूँ तो ज़रूर कुछ ना कुछ करूँगा? वो एक जद्दोजहद वाला स्ट्रगल पीरियड आपका भी रहा होगा। तो उस दौर में कभी ऐसा महसूस हुआ कि काम नहीं मिल रहा है, वापस चले जाना चाहिए, कुछ और पेशा इख्तियार किया जाए? नहीं, आया तो मैं जज्बे के साथ ही था। और चूँकि बुनियाद मजबूत थी, थिएटर मैंने इतने सालों तक किया था और एक महान हस्ती के साथ किया था, हबीब तनवीर साहब के साथ। तो मैंने उनसे भी इजाज़त ली जब मैं यहाँ आना चाह रहा था। वो हालांकि चाह रहे थे कि मैं कंटिन्यू करूँ थिएटर, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं साहब, थोड़ा सा मुझे कुछ चेंज भी करना है अपने आप को। तो उन्होंने मुझे 2 ख़त दिए, एक श्याम बेनेगल जी के नाम और एक सुधीर मिश्रा, बड़े डायरेक्टर हैं दोनों। उस ज़माने में हबीब तनवीर साहब सुधीर मिश्रा जी की एक सीरियल कर रहे थे, कब तक पुकारूं, जो उनके छोटे भाई डायरेक्ट कर रहे थे, सुधांशु मिश्रा जी। तो उन्होंने कहा कि इन दोनों से जाकर मिलो, मेरे रेफरेंस है, बाकी अल्लाह मालिक। तो मैं आ गया। टिकने की जगह थी, सबसे बड़ा जो यहाँ पर सबसे बड़ी मुश्किल है बॉम्बे में आपको वहाँ ठिकाना, वो तो हल हो गई थी समस्या खाला जान की वजह से। तो फिर मैंने पहले तो 1-2 दिन के बाद मैं गया और मुलाकात की। तो उस ज़माने में ऑलमोस्ट आखिरी एपिसोड शूट हो रहे थे, भारत एक खोज, श्याम बेनेगल साहब की जी। तो उन्होंने ख़त देखा, अच्छे से मुलाकात की और उन्होंने कहा कि बेटा अभी तो ये ऑलमोस्ट वाइंड अप हो रहा है, ये नेक्स्ट कोई प्रोजेक्ट होता है तो हम करेंगे। फिर मैं सुधांशु जी से मिला तो उन्होंने कहा हाँ आगे कुछ आने दीजिए। अब वक्त गुजरता गया, 3-4 महीने हो गए, मैं इंतज़ार करता रहा। मुझे था कि भाई ये लोग बुलाएंगे तब कर लूँगा। और इस बीच में कुछ पुराने दोस्त जो मुझसे पहले यहाँ आ चुके थे, रायपुर के ही जी, उनसे फ़ोन से, उस वक्त तो पेजर और ये सब चलता था, हालांकि यहाँ लैंडलाइन थी, मोबाइल तो था नहीं, तो कुछ लोगों के नंबर थे, राब्ता कायम हुआ। तो फिर पृथ्वी थिएटर एक ठिकाना उस ज़माने में होता था, जहाँ अब भी है, जहाँ मुलाकात अक्सर लोग स्ट्रगलर्स जिनको कहा जाता है जी। वो जमा होते हैं और एक दूसरे से सारी चीज़ें शेयर करते हैं कि भाई कहाँ क्या चल रहा है। तो मैंने भी वहाँ आना जाना शुरू किया, कुछ दोस्ती हुई, पता चला। मेरे शहर के 2 सीनियर्स थे मेरे, एक जो आज की जनरेशन के बड़े मशहूर डायरेक्टर हैं अनुराग बासु जी, उनके वालिद साहब सुब्रत बोस साहब, वो मेरे बड़े भाई की तरह थे। हम लोगों ने उनसे मतलब अगली जनरेशन के थे वो हमारी पहले की। और सोमेश अग्रवाल साहब, ये भी बड़े इस्टेब्लिश एक्टर हैं आज भी। ये दोनों मुझे एक दिन मिल गए पृथ्वी थिएटर में। उन्होंने कहा अरे तू कब आया? मैंने कहा साहब हो गए 5-6 महीने हो गए, 4-5 महीने। क्या किया? मैंने कहा बस ये मिला हूँ श्याम बाबू से और इनसे, फिर और मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। तो उन्होंने बुरी तरह से डांट लगाई, बड़े भाई की तरह हक के साथ, कि बेटा तुमने बहुत किया, नाटक किया, 5 साल 10 साल हो गए तुम्हें नाटक करते हुए, रायपुर में 10-50 लोग जानते हैं, यहाँ तुम्हें कौन जानता है? और सबसे बड़ी चीज़, कैमरे का सी पता है तुम्हें? मतलब इस तरह की क्लास ले ली उन्होंने मेरी। बोले यहाँ इंतज़ार नहीं, आप खुद जाकर कोशिश कीजिए और जो छोटे से छोटा काम, कोई काम छोटा नहीं होता, आप जो मिलता है शुरुआत कीजिए, कैमरा फेस करना है। आपने थिएटर किया, कैमरा एक अलग डिफरेंट चीज़ है। और उस डांट का असर ये हुआ साहब कि मैंने फिर शुरुआत लोगों से मिलना जुलना शुरू किया। और पहला ब्रेक ही कहूँगा मैं उसको, मुझे मिला वो दूरदर्शन का एक सीरियल था, जन से जनतंत्र तक। और वीरेंद्र शर्मा साहब, ये टेलीविज़न के बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर रहे हैं, यहाँ दूरदर्शन में भी थे वो। उसके बाद वो छोड़ चुके थे जब उन्होंने ये सीरीज़ बनाया, तब उनसे मुलाकात की और उन्होंने मुझे एक मौका दिया और वहाँ से फिर वो सिलसिला चल पड़ा। उसके बाद जो
पहला मौका जहाँ से मेरी पहचान बनी वो था श्री कृष्णा सीरियल, जो रामानंद सागर साहब जी डायरेक्ट कर रहे थे, और उसमें मुझे फिर नंद बाबा का रोल मिला। उसकी भी बड़ी लंबी कहानी है, बहुत जद्दोजहद के बाद मुझे वहाँ मतलब मौका मिला कि मैं कम से कम अपना ऑडिशन दे सकूं। अच्छा। वरना इतनी ज़्यादा भीड़ थी ऑडिशन देने वालों की, और वो पीरियड था जब NSDNs, जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, उन्होंने अपनी पहचान बना ली थी, मतलब नसीर साहब और ओमपुरी साहब की वजह से। मतलब ये सारे जो NSDNs थे, एक वो एतमाद लोगों पर था कि नहीं NSD वाले जो हैं वो कमाल के एक्टर होते हैं, या उन एक्टर वही होते हैं, ऐसा एक तरह से मतलब। लेकिन हमें चूँकि हबीब साहब के नाम से कम लोग वाकिफ़ थे, जो थे पुराने लोग वो जानते थे। लेकिन फिर भी जब मैंने कहा कि थिएटर बैकग्राउंड है मेरा, आप मुझे मौका तो दीजिए, तो वो टालते रहे। फाइनली एक दिन मुझे उन्होंने ऑडिशन के लिए बुलाया, और मुझे रामायण का एक सीन, जो रावण की स्पीच थी 3 पेज की, वो थमा दी गई। और मुकुट और धोती कुर्ता जो था उस ज़माने का, और रामानंद सागर साहब के बंगले में, यहाँ जुहू में उनका बंगला, वहाँ पे वो खुद ऑडिशन ले रहे थे। मैंने मुश्किल से बामुश्किल, जब मेरी बारी आई तो मैंने आधा पेज भी ना कहा होगा। अच्छी खासी स्पीच थी रावण की, और जोश था साहब उस ज़माने में तो, और थिएटर की जो बुनियाद थी उसका, तो मैंने बिल्कुल बाय हार्ट करके 15 मिनट में, थोड़ा सा अल्लाह का शुक्र है कि मेमोरी थी उस वक्त, आधा पेज भी ना कहा होगा, मुझे रोक दिया रामानंद सागर साहब ने। मैं डर गया, मैंने कहा यार क्या गलती हो गई मुझसे। उन्होंने पूछा कहाँ से हो? मैंने कहा सर मैं रायपुर से हूँ। क्या किया? मैंने कहा सर थिएटर किया हबीब तनवीर साहब के साथ। अच्छा, हबीब साहब के साथ किया, गुड। थिएटर का कुछ याद है? मैंने कहा हाँ सर। चलो वो करो। अब उन्होंने मुझे कैमरे की बंदिश से आज़ाद कर दिया। उनको समझ में आ गया कि ये लड़का नया नया थिएटर का है, तो उन्होंने कहा कि फ़िक्स फ्रेम में हो रहा था, क्योंकि एक दायरा बना दिया गया था, यहाँ खड़े होकर करना है। उन्होंने कहा नहीं, इसको फॉलो करो। कैमरामैन को उन्होंने निर्देशित किया। तो मैंने साहब एक प्ले किया हुआ था, अरे मायावी सरोवर, उसमें सूत्रधार का रोल किया था। वो मुझे अच्छी तरह, मैंने वो शुरू किया और पूरे मोमेंट के साथ, तो वो बड़ा अच्छा रहा। एक 2-2.5 मिनट की वो स्पीच थी। तो उन्होंने कहा अच्छा गुड, अच्छा आप वहाँ खड़े हो जाओ। अजीत नायक कैमरामैन थे। उन्होंने कहा ज़रा जूम कर इस पर। बोले अच्छा देखो, तुम्हें ना भगवान नज़र आ रहे हैं, ऐसा एक्सप्रेशन दो कि तुम्हें भगवान नज़र आ रहे हैं। मैंने साहब वो एक्सप्रेशन दिया। अच्छा अब ज़रा मुस्कुराओ, अब हंसो ज़ोर से, थोड़ा सा गुस्सा हो जाओ, नाराज़ हो जाओ। मतलब 4-5 तरह के एक्सप्रेशन उन्होंने करवाए मुझसे। बोले ठीक है नेक्स्ट। अब मैं आ गया साइड में, कपड़े वपड़े उतारे, तो असिस्टेंट आया मेरे पास, जो मुझे हमेशा टालता रहता था कि नहीं यार करेंगे तुम्हारा। 3-4 बार ऑडिशन हो गया, मुझे बुलाया नहीं। वो थोड़ा सा मेरे ख्याल से वो इसकी वजह से इम्प्रेस हो गए थे। उन्होंने कहा अच्छा किया तुमने, देखते हैं बताते हैं। मैंने कहा अच्छा साहब। अब मैं चला आया, और वालिदा उस वक्त तक रायपुर में थी जी। तो मैं 2-4 दिन बाद ही मैं चला गया रायपुर, कुछ 4-5 महीने हो चुके थे। और फिर वहाँ मुझे टेलीग्राम आया 5-6 दिन बाद कि उमरगांव पहुँचो। उमरगांव गुजरात में, जहाँ उनका सेट लगा हुआ था, रामायण भी वहाँ की, और उन्होंने कृष्णा भी वहाँ चल रहा। और वहाँ फिर मैं पहुँचा किसी तरह ट्रेन से, और वहाँ मुझे फिर नंद का रोल उन्होंने दिया। वहाँ से वो शुरुआत हुई, और करीब 4-5 साल तक अलग अलग रोल करता रहा मैं। इवन कृष्णा में ही मैंने 4-5 रोल किए हैं, राजा बली और वगैरह वगैरह, शूरसेन, कृष्ण का दादा भी। इवन कुछ एक इंटरेस्टिंग वहाँ पर मुझे सीखने को ये मिला कि कुछ सीन ऐसे थे जिसमें मैं 2 किरदार निभा रहा था, और दोनों उसी सीन में हैं। अच्छा जी। एक था नंद बाबा जी, जो कृष्ण का पिता, और एक चाणूर जो कंस का राइट हैंड है। उसमें थोड़ा सा चूँकि बदलाव करने के लिए उनको मेरी एक मोटी सी नाक लगाई जाती थी, यूँ फूली हुई सी, और आँखों को चौड़ा वौड़ा करने के लिए कुछ मेकअप वगैरह थोड़ा सा अलग सा। तो दोपहर तक हम सुबह से लेकर शुरू करते थे शूटिंग। तो इस तरफ की शूट जब होता था तो मैं नंद बना हुआ हूँ, कैमरा जब इस तरफ आ गया तो मैं चाणूर बना हुआ हूँ। तो वो बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस जो था, और बहुत मज़ा आया। सागर साहब तो महान हैं जी, उनके साथ काम करने में बहुत कुछ सीखा उनसे। और फिर जब ये ख़त्म हुआ तब अलिफ लैला की शुरुआत हुई, और उसमें फिर मैंने वज़ीर के रोल से शुरुआत की। फिर अली बाबा 40 चोर की कहानी में मेन विलन रहा मैं। जी। उसके बाद सिंदबाद जब शुरू होना था, अली बाबा के तुरंत बाद,
तो वो मार्केट के किसी बड़े आर्टिस्ट को सोच रहे थे लेने के लिए, क्योंकि लंबा चलना था, 7 सफ़र थे अली सिंबाद के। तो मुझे बाद में आनंद सागर साहब, जो उनके फर्जंद थे रामानंद सागर साहब के, वो डायरेक्ट करते थे ज़्यादातर एपिसोड्स। कुछ एपिसोड करने के बाद उन्होंने मुझे बताया कि पापा जी है, हम अपना रामानंद सागर को हम पापा जी कहते, उन्होंने तुम्हारा नाम रिकमेंड किया कि नहीं शाहनवाज़ को ट्राई करो। तो ये उनका प्यार था और बस वो एक किस्मत में था मेरे वो किरदार जो आज भी लोगों को याद है, और मैं जो पहचान वहाँ से बनी है अल्लाह का शुक्र है। तो ये सफ़र आज भी जारी है साहब, जारी रहेगा इंशाल्लाह। और उसके बाद सिंबाद का तो वाकई वो जो किरदार है आज भी लोग नहीं भूल पाए हैं। जैसा कि मैंने शुरुआत में जिक्र किया था इस बात का कि वो घर घर में किरदार जो था सिंबाद का, शाहनवाज़ साहब का, जुड़ चुका था लोगों के साथ। और मुझे भी याद है, जैसा मैंने आपको बताया था कि हम लोग बाकायदा बैठ के देखते थे, उस इतना जुड़ गए थे उस सीरियल के साथ भी। जी, ये वो सीरियल था जिसने शोहरत दी। और मेहनत तो थी शाहनवाज़ साहब की, लेकिन जिस तरह से एक आर्टिस्ट होता है, सबसे बड़ी बात है मेहनत तो आदमी करता है, लेकिन जब वाकई एक्टिंग जो उसकी होती है, जो क्राफ्ट उसने सीखा होता है, जब वो पोर्ट्रे करता है किसी भी कैरेक्टर को टीवी पर, तो लोग जब जुड़ जाते हैं तो वो कामयाबी देता है उस शख्स को कि जो मैंने कैरेक्टर प्ले किया है वाकई वो लोगों को पसंद आया। क्योंकि लोग जब जुड़ जाते हैं, खो जाते हैं उस किरदार में, तब वो कामयाबी हासिल करता है कैरेक्टर। और यही वजह रही कि सिंबाद इतना मशहूर हुआ, आपको शोहरत दी। उसके बाद एक सिलसिला चला, काफ़ी फ़िल्मों में आपने काम किया और फ़िल्मों के अलावा टीवी सीरीज़ में भी आपने काम किया। अब ऐसा लगता है कि आप मुतमईन हैं अपने काम से, या अभी बहुत कुछ और करना बाकी है? नहीं, मुझे लगता है कि जिस दिन मैं मुतमईन हो गया मेरा सफ़र ख़त्म हो जाएगा जी। और ये जो कला, किसी भी कला के उसमें मुझे ये लगता है कि आदमी हर दिन सीखता है, और अगर वो विद्यार्थी बनकर ही रहे तो उसके लिए बेहतर है, क्योंकि हर दिन नया किरदार होता है, नई शुरुआत होती है ना। तो वो ज़रूरी होता है, जिस दिन मुतमईन हो गया वो ख़ात्मा हो जाएगा। तो मुझे तो हमेशा हर नया किरदार जो है एक चैलेंज लेकर आता है मेरे लिए, और मैं उसको करने में पूरा एंजॉय करता हूँ, पूरी मेहनत, पूरी ईमानदारी बरतता हूँ, क्योंकि वही मेरी रोज़ी रोटी है। तो कम से कम उसमें तो बेईमानी नहीं करनी चाहिए, और इसीलिए आज मुझे इतने साल हो गए हैं, मैं लगातार काम कर रहा हूँ, लोग पसंद कर रहे हैं, और बस अल्लाह है साथ में और आप लोगों का प्यार है। जी। अच्छा, उसके बाद जब हम बात करें कि मुख्तलिफ़ किरदार आपने अदा किए हैं, चाहे वो सीरियल्स की बात हो, फिल्मों की हो, कभी किसी बहुत बड़े शख्स ने या किसी बहुत बड़े डायरेक्टर ने कभी आपकी तारीफ़ की, सराहा कि ये जो तुमने किया है ये वाकई तुम ही कर सकते थे? वैसे तो बहुत सारे एक्टर्स हैं, लेकिन आपको ऐसा फ़ख्र महसूस हो कि वाकई इनकी तारीफ़ मिल गई, काफ़ी है? मैंने एक तो लीजेंड हमारे रामानंद सागर साहब ही थे, जिनका प्यार मैंने आपको बताया कि वो किस तरह से मुझ पर भरोसा करते थे, और उन्होंने मुझे बहुत सारे मौके दिए। अलावा उसके काफ़ी बड़े बड़े डायरेक्टर्स के साथ, बासु चटर्जी साहब हुए, श्याम बेनेगल के साथ बाद में मैंने काम किया, सुधीर भाई के साथ भी किया, सुधांशु जी के साथ भी, फिर वो कब तक पुकारूं बाद में मैंने किया। तो ये सारे लोगों ने ही मतलब अप्रिशिएट किया, और मेरी समझ लीजिए कि ये अल्लाह का शुक्र है कि रिपीट होता रहा मैं, और रिपीट तभी होता है आदमी जब आप अपने काम में मतलब परफेक्ट हों, और अगर आप उनके उसके दायरे में आते हैं कि भाई नहीं काम ये जानता है, तभी आपको बुलाया जाएगा, वरना तो ऑप्शन बहुत होते हैं यहाँ पर। तो काफ़ी लोगों की दुआएं मिली, प्यार मिला, बड़े बड़े लोग हैं सारे। जिस काम के लिए मुझे एक आगे चलकर कुछ 4-5 साल पहले एक फ़िल्म आई थी फैंटम जी, उसमें मैंने एक किरदार निभाया था हाफिज़ सईद का। वो बड़ा चैलेंजिंग रहा, क्योंकि एक वो आज भी मतलब मौजूद हैं। उसके बारे में मैं माफ़ी के साथ आपको रोकना चाहूँगा। मैं पहले नाज़रीन को भी बता दूँ, आप सब ने देखा होगा, वैसे पहचान नहीं पाएंगे, लेकिन अगर आप अब बताएं आपको, तो फैंटम फिल्म आई थी सैफ अली ख़ान साहब और कैटरीना कैफ जी की। उसमें जो हाफिज़ सईद, और ये कोई मामूली किरदार नहीं है, ये मामूली शख्स नहीं है, आप सब जानते हैं हाफिज़ सईद के बारे में। उस कैरेक्टर को पोर्ट्रे किया है उस फिल्म में, जो मेन विलन है शाहनवाज़ साहब ने। मैं पहले यही जानना चाहूँगा कि वो कैरेक्टर आपको मिला कैसे, और जब मिला तो क्या आप तैयार हुए उसको करने के लिए? क्योंकि ये किसी भी एक्टर के लिए उस कैरेक्टर को समझना बहुत ज़रूरी होता है सबसे पहले, कि वो इंसान कैसा है, कैसे रहता है, कैसे बोलता है, उठता बैठता कैसे है, और अपनी ज़िंदगी में उतारना होता है उसको प्ले करने से पहले।
लेकिन आप तो जाहिर बात है कोई भी नहीं मिला है उनसे, या आप भी नहीं मिले होंगे, तो कैसे उनको टीवी पर सिर्फ देखकर आपने बिल्कुल हूबहू, वाकई ऐसा लग रहा था कि हाफिज़ सईद हैं और इतना बेहतरीन आपने वो किरदार अदा किया था? मेरा सिलेक्शन जो है वो एक ऑडिशन के थ्रू हुआ, जो यहाँ के बॉम्बे के मशहूर कास्टिंग डायरेक्टर हैं हनी त्रेहन जी, और उनके असिस्टेंट हैं मिस्टर बजाज, तरन बजाज। वो कुछ मैं प्रोजेक्ट उनके साथ कर चुका था, क्योंकि मैं कुछ ऐड वगैरह भी करता रहा हूँ, तो वो मुझे अक्सर बुलाते रहते थे। एक दिन उन्होंने मुझे कॉल किया कि ये एक फ़िल्म बन रही है और उसमें एक किरदार है, तो आपका ऑडिशन करना है। अब उससे पहले मैंने ऐसा कोई दाढ़ी मूँछों वाला, ये नंद बाबा अपने आप में था, वो उसमें गेटअप था, लेकिन वो बहुत ही डिफरेंट था, बिल्कुल पॉजिटिव कैरेक्टर। पता नहीं उनके जहन में ये कमाल है उनका कि उन्होंने कैसे मुझे इमेजिन किया कि ये फ़िट हो सकता है उस कैरेक्टर में, और मुझे उन्होंने बुलाया अपने प्रोड्यूसर साहब के ऑफिस में, साजिद नाडियाड वाला। लुक टेस्ट हुआ और मैं ज़्यादा मतलब इसके लिए उनकी जो नज़र है वो तो है ही है, अलावा उसके मेकअप को मैं बहुत ज़्यादा मतलब अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि मेरा आधा काम तो उसने ही कर दिया था। जो गेटअप उन्होंने मुझे दिया, वो मेरे बहुत नज़दीकी दोस्त जो मेरे साथ बरसों से काम कर रहे हैं, हम रोज़ मिलते हैं, वो जब फिल्म देख कर आए तो उनको ये नहीं पता था कि ये शाहनवाज़। अच्छा, ये कमाल था। मैं काफ़ी हद तक रिजेंबल किया, वो फेस पता नहीं कैसे मिल गया या जो भी कह लीजिए आप। तो वो सारे प्रोसेस से गुजरने के बाद 2-3 मेरे मेकअप टेस्ट हुए लुक के, और फाइनली फिर मुझे फाइनल किया गया, और कबीर खान साहब ने जब उसको अप्रूव किया तब फिर शुरुआत हुई। उसके बाद अब चूँकि शुरुआती दौर में तो उतना वक्त मिलता नहीं है आपको कि आप उसको स्टडी करें, या जो भी उन्होंने ऑडिशन के लिए एक स्क्रिप्ट दी थी, बस उस वक्त मैंने थोड़ा सा याद किया, एक क्लिप उन्होंने मुझे उसी वक्त दिखाई। वहाँ वैसे तो हम टेलीविज़न पे और लगातार देखते रहे हैं उनको, हाफिज़ सईद को, लेकिन फिर भी उस तरह से इतना मौका नहीं होता कि आप उसको हूबहू कॉपी कर लें। थोड़ा सा मैंने उसके कुछ छोटी छोटी चीज़ें थी वो ऑब्ज़र्व की, और वो मैंने ऑडिशन में कोशिश की कि जितना हो सकता था मैं वो नज़दीक पहुँचने की। जब फाइनल हो गया तो फिर मैंने थोड़ा सा ज़्यादा स्टडी किया, उनके जो भी स्पीचेस थे उनको वो देखा मैंने बार बार। वो एक उनकी आदत सी है कि वो आँख को यूँ अक्सर करते रहते हैं, फिर वो ज़ुबान यूँ फेरते हैं कुछ, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। और ये आस्तीन जो है उनकी हमेशा खुली रहती है, वो कभी इसको बंद नहीं करते हैं। और घड़ी जो है राइट हैंड में पहनते हैं, छड़ी का उनका पकड़ने का एक अलग स्टाइल है। तो ये सारी चीज़ें मैंने ऑब्ज़र्व की और कोशिश की कि किसी तरह से मैं जितना मुझे, अब हालांकि मेरे उस मतलब फ़िल्म में एक स्पीच का ही सीन है थ्रू आउट और फिर बस चेज़ है, तो जितना हो सकता था मैंने कोशिश करके उसको ऑब्ज़र्व करके उसको फॉलो करने की कोशिश की, और बस हो गया हो गया। तो वो एक अच्छा मौका रहा। उस के लिए मुझे आईफा के लिए नॉमिनेट भी किया गया था बेस्ट विलन कैटेगरी में। हालांकि वो नहीं मिला अवार्ड मुझे, कोई बात नहीं, लेकिन ये एक बड़ी बात है कि नॉमिनेशन भी है और इंडस्ट्री के लोगों ने देखा। वो एक बात हुई कि चलिए कम से कम वो उस तरह से लोगों तक पहुंचा मैं कि हाँ भाई ये भी एक एक्टर है। और उसके बाद से मेरे ख्याल से थोड़ा सा सिनेरियो जो है वो चेंज भी हुआ। लोगों की जो अप्रोच थी, अच्छी फिल्मों के लिए फिर ऑफ़र आने लगे। रईस की, उसके बाद मैंने मंटो की, और ये वेब सीरीज़ वगैरह ये जो आजकल चल रही है मिर्ज़ापुर, तो वो अब काम का जो है वो सिलसिला थोड़ा सा चूज़ी मैं भी हो गया कि नहीं अब मुझे सेलेक्टेड काम करना है और दायरे को अपने आगे बढ़ाना है। हर आदमी चाहता है थोड़ा सा जी आगे बढ़े और ऊंचाई की तरफ जाए जी, तो वो सिलसिला जारी है साहब। तो वाकई वो जो कैरेक्टर था, जैसे आप लोग तो शायद पहचान नहीं पाए हों और देखेंगे तब भी नहीं पहचान पाएंगे, इतना बेहतरीन किरदार जो था उसको अदा किया था शाहनवाज़ साहब ने कि बिल्कुल महसूस नहीं हुआ कि वाकई शाहनवाज़ साहब हैं या वाकई वो हाफिज़ सईद है, ऐसा महसूस होता था। और क्योंकि ये फ़िल्मों का असर हम पर इतना होता है कि जब वो मार खा रहा था फिल्म में तो हमें मज़ा भी आ रहा था कि हाफिज़ सईद मार खा रहा है और ये हार गया या हिंदुस्तानी किसी सैनिक ने या जाबाज़ ने उसको जाकर मारा है वहाँ पर, ये एक इम्पैक्ट होता है। लेकिन ये इम्पैक्ट इसलिए बनता है क्योंकि जो एक्टर होता है उसकी परफॉर्मेंस इतनी शानदार होती है, लाजवाब होती है कि हम उसके साथ इतना जुड़ जाते हैं। तो वाकई शाहनवाज़ साहब कमाल के एक्टर रहे हैं शुरू से, बहुत बेहतरीन फ़िल्मों में हमने उनको देखा है काम करते हुए। और इसके अलावा मैं ये भी जानना चाह रहा था आपसे कि ये एक बात भी फैली थी या एक रूमर था एक तरह से कि ये किरदार प्ले करने के बाद आप अंडरग्राउंड हो गए थे और
बहुत ज़्यादा घबरा गए थे? नहीं, मैं घबराने की बात तो नहीं थी, लेकिन क्या था कि मुझे प्रोडक्शन हाउस की तरफ से कहा गया कि कुछ थ्रेटनिंग कॉल वगैरह, मतलब आपके लिए कि कौन है ये और मतलब कैसे उसने ये किया वो किया वगैरह वगैरह। तो आप जब रिलीज़ हो फिल्म तो आप कम से कम 2-3 दिन तक आप कोई फ़ोन अटेंड ना करें, और जहाँ तक हो सके मतलब आप घर से ना निकलें, या जहाँ भी आप सुरक्षित महसूस करते हैं आप अंडरग्राउंड हो जाएं जी। और किसी से बात ना करें, तो क्योंकि हो सकता है आपको ट्रेस करने की कोशिश की जाए। तो ये मुझे कहा गया था और वो मुझे फॉलो करना पड़ा मजबूरन। तो लेकिन चूँकि साहब ये मेरी रोज़ी रोटी है, मुझे तो किरदार को निभाना है। मैं कोई और मुझे मैं आपको एक बड़ा अच्छा किस्सा सुनाऊँ शूटिंग का। हम जो ये सीन था हमारा स्पीच वाला, वो हम पंजाब में शूट कर रहे थे जी। पटियाला में फोर्ट में। तो लोकल लोगों को बुलाया गया था और उनको पठानी कुर्ता पजामा और ये सब पहना के हाफिज़ सईद जिंदाबाद और तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं वगैरह वगैरह। तो पहले दिन 2 दिन शूट हुआ, वो पूरा सीन काफ़ी लंबा चौड़ा था। तो पहले दिन तो 300-400 लोगों को बुलाया गया, जो ऑलरेडी जो लोग फिल्म के शूटिंग करने के आदी थे, जूनियर आर्टिस्ट जिसको हम कहते हैं, जिनको कहते हैं। तो वो उन्होंने तो सब कुछ नारेबाजी कर लिए, जिंदाबाद मुर्दाबाद। दूसरे दिन हम 3000 लोगों का क्राउड था, क्योंकि वो दिखाना था कि इतनी भीड़ है और उसके बीच से वो बम उन्होंने प्लांट किया हुआ है और फोड़ना है। उसके बीच से सैफ साहब आगे बढ़ रहे हैं और वो रिमोट चलाते हैं, लेकिन वो फटता नहीं है, एंड में फटता है। वो सीन था बड़ा ज़बरदस्त। तो वो जो 3000 का क्राउड था वो बिल्कुल गाँव वाले थे, उनको फिल्म से कुछ लेना देना नहीं था। वो पहली बार शायद बहुत से लोगों ने तो शूटिंग की होगी। उन्होंने हाफिज़ सईद और पाकिस्तान जिंदाबाद कहने से मना कर दिया। अच्छा। हम नहीं कहेंगे, हम कैसे कह सकते हैं, हम हिंदुस्तानी हैं जी। साहब। सोचिए क्या जज्बा था, मतलब ये बात होती है। मतलब हम लोग अब सारे परेशान, यार कैसे करेंगे इनसे, मतलब ये मतलब सीन रुक जाएगा, उसमें तो सारे लोगों के हाथ उठने हैं और ये वो। तो वो मतलब कुछ देर के लिए शूटिंग रुक गई। अब क्या करें, क्या जो जिनको वो मैनेजर थे जिन्होंने उनको लाए थे, उनको बुलाया गया, उनसे मीटिंग हुई कि अरे यार ये कैसे होगा, फिर शूट तो रुक जाएगा हमारा। तो बोले नहीं सर अब ये तो अड़ गए हैं। अच्छा, तब तक बाहर फिर वो कुछ संगठन वाले आ गए थे कि ये कौन पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं और ये वो, बड़ा अजीब सा मतलब वो हो गया था। खैर किसी तरह से उसे, तो उसका एक तरीक़ा निकाला गया कि कैमरा मेरे पीछे लगाया गया और मैंने एक छोटी सी स्पीच जो थी वो तो हम क्लोज़अप वगैरह पहले दिन हम कर चुके थे जी। और मैंने उनको संबोधित किया, जो लोग क्राउड थे। मैंने कहा भाई मेरा नाम शाहनवाज़ प्रधान है, मैं एक्टर हूँ, मैंने ये रोल किए हैं, मैं बाकायदा मतलब ये इस तरह से बात कर रहा हूँ मैं, और मैं हिंदुस्तानी हूँ, सच्चा हिंदुस्तानी हूँ। मैं खुद अपनी ज़ुबान से मैं नहीं कहूँगा पाकिस्तान जिंदाबाद, दिल से नहीं कहूँगा, लेकिन चूँकि मुझे रोल करना है इसलिए मैं हाफिज़ सईद बना हुआ हूँ आज आपके सामने। ये मेरी रोज़ी रोटी है। वैसे ही आप लोग भी आए हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, हम कोई दिल से उस तरह का वो नहीं है। तो आपको अच्छा चलिए कोई बात नहीं, हिंदुस्तान जिंदाबाद तो बोलेंगे? हाँ, सारे लोगों ने 3000 लोग एकदम जोश में। मैंने कहा ठीक है चलिए बोलिए मेरे साथ, मैं नारा लगवाता हूँ, भारत माता की जय। अब जय तो नहीं बोल सकते, तो मैंने कहा हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलेंगे? हाँ जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद। बाकी हम डब कर लिया था हमने, पाकिस्तान जिंदाबाद, हाफिज़ सईद आगे। तो ये भी हमारे साथ एक बड़ा अजीब सा किस्सा है जो ज़िंदगी का एक मतलब यादगार पल रह जाता है लम्हा है। और वाकई ये कैरेक्टर अपने आप में इतना एक तो ख़तरनाक भी था। हाँ। जैसा कि आपने बताया कि इसको प्ले करने से पहले क्या कुछ लोगों ने, आपके दोस्त या घर वाले या जानने वाले, कहा कि मत करिए कैरेक्टर प्ले? या नहीं, ये मुझे मना किया गया था कि मैं रिवील नहीं करूँगा कि मैं ये रोल कर रहा हूँ। अच्छा। हाँ, जब तक रिलीज़ नहीं हो जाती फिल्म, मैंने किसी से जिक्र नहीं किया, ना मैंने कोई अपना गेटअप जो है वो शेयर किया। वरना लोग तो ये होता है कि जैसे ही साइन होती है फिल्म इंस्टाग्राम और इसमें उसमें कि मैं ये रोल कर रहा हूँ, मुझे बिल्कुल मनाही थी, क्योंकि वो थोड़ा सस्पेंस उनको रखना भी था, और तो इसलिए उस तरह की तो कोई वो बात नहीं हुई। बाद में जो था वो तो एक इतिहास है अब जी। लेकिन काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी अच्छा रहा वो एक्सपीरियंस। इंशाल्लाह अगले शुमारे में आपसे मुलाकात होगी किसी और नई शख्सियत के साथ। अब हमें दीजिए इजाज़त, आप रखिए अपना ख्याल। आदाब।